उसके बाद किताब से पढ़ेंगे, नोट से पढ़ेंगे। पहली चीज है मौर्योत्तर को मौर्योत्तर क्यों कहते हैं? मौर्य प्लस उत्तर, उत्तर हमेशा बाद को कहा जाता है। उत्तर काल मतलब बाद का काल, पूर्व काल मतलब पहला काल, पुराना काल। तो मौर्यों के बाद आए जो वंश, मौर्यों के बाद आए उनमें से कोई एक ताकतवर इतना बड़ा वंश नहीं था कि उसका नाम बनता। जैसे मौर्यों का एक वंश था भाई, इनकी माता जी का नाम मूरा था, मूरा से ये मौर्य बने। फिर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके बाद भी 10 राजा। तो इससे क्या पता चलता है कि इनके घर में इनका एक वंश था, एक पूरी इनकी परिवार का सरनेम एक ही था, मौर्य लिखते थे ये। ऐसे ही एक आगे जाके आए जिनके नाम के आगे लिखा था गुप्त, जैसे श्री गुप्त, घटोत्कच, गुप्त लिखते थे वो, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, ऐसे करके भानुगुप्त टाइप के। तो ये सब भी एक परिवार के थे, इन सबका सरनेम ये था, पहले ये सरनेम था। लेकिन ये फर्स्ट खानदान है एंशंट इंडिया का, ये सेकंड। इन दोनों के बीच में जो लोग आए ना वही कहलाए मौर्योत्तर, और जो गुप्तों के बाद में आए वो कहलाए गुप्तोत्तर। तो गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर। इन दोनों के बीच में मौर्योत्तर है, उसके बाद गुप्तोत्तर, ये दो चैप्टर्स में है। तो मौर्योत्तर में कौन आए? जो पहले ताकतवर राजा के वंश के बाद, मौर्यों के बाद सबसे ज्यादा फेमस हुए। अब इसमें दो तरीके के लोग हैं जो मौर्यों के बाद आए। एक जिनको हम कहते हैं हमारे देसी लोकल, जिनमें से कोई राजा बन गया, लेकिन वो इतना ताकतवर, इतना बड़ा नहीं था कि इंडिया का राजा बनता। और एक इस टाइम पर हमारे ऊपर विदेशी लोगों ने भी आकर हमारे हिस्सों पे कब्जे कर लिए। उस टाइम बेटा खाली पड़ी थी जगह, कोई कहीं चले जाओ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो देशी और विदेशी, पहले विदेशियों को देखते हैं क्योंकि बाहर से आए हो, फिर अपनों को देखेंगे। विदेशियों में जब भी नाम आएगा तो आपको याद करना है, सबसे पहले आए ग्रीक। ग्रीक, अब ग्रीक कौन है? जो हिंद यवन है, यूनान को बोल देते हैं यवन, हिंद यवन या ग्रीक। जो ग्रीस है ना, ग्रीस, उसको यूनान कहते हैं। सबसे पहले ओलंपिक यूनान में शुरू था ना, ग्रीस में, यूनान में, एथेंस में, जहां ओलंपिक स्टार्ट हुए वो सबसे पहले हमारे यहाँ मौर्यों के बाद आए। तो पहले आए थे हिंद यवन, ग्रीक। इसके बाद आए कण्व। इसके बाद अपना ये विदेशी विदेशी पढ़ रहे हैं, इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ तो अपने 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 की बात करते हैं। ये ऐसे भी कर लेते हैं। सबसे पहले जी आया, उसके बाद के आया, उसके बाद आए थे आपके ये जिनका ये लड़का था ना कुषाण वंश के, कुषाण आए। बल्कि कण्व तो अपने वालों में पढ़ लेंगे। ग्रीक आए, इसके बाद यहीं पर एक पढ़ेंगे, कण्व भी पढ़ेंगे ही, कुषाण पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट। कुषाण, एक मिनट ऐसे लिख देती हूँ बेटा 1 2 3 ताकि तुम्हें भी याद रह जाए। पहला ग्रीक, दूसरा कुषाण पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे शक, और एक पढ़ेंगे पहलव। पहलव, 4 ही पढ़ेंगे आज क्योंकि ये विदेशी हैं चारों। अपने पढ़ेंगे, सातवाहन पढ़ेंगे अपने, कल पढ़ेंगे उनको। जो अपने थे ये विदेशी सब बाहर से आए हैं, इनमें से कोई हमारे यहाँ का नहीं है, लेकिन विदेशी यहाँ आके फिर यहाँ बस गए, रच बस गए। इसी को क्या लिख देंगे? हिंद यवन। तो ग्रीक सबसे पहले आए, ताकतवर थे, बाहर से इतनी दूर से यहाँ आने का मतलब कुछ इन्होंने देखा होगा। तो इनकी कुछ खास बातें जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। पहली बात, 2 कबीले आए थे इनके, इनके 2 कबीले। कबीले से आइडिया लगा लो कि कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे, लेकिन विदेशी हैं, यहाँ 2 कबीलों में से हमारे यहाँ कामकाज किया। और इनके मेन काम में 3 काम गिने जाते हैं। पहला, ग्रीक जो लोग थे ना, इन लोगों ने हमारा एक एरिया था विदिशा, इसको बेस नगर भी कहते थे, बेस नगर। यहाँ पे इन लोगों ने एक ऐसा पिलर लगवाया और उस पे विष्णु, गरुड़, याद है गरुड़ जो आगे जाके उसमें आएगा गुप्त काल में। उससे पहले इन लोगों ने विदिशा या बेस नगर में, मध्य प्रदेश का इलाका मान लो, यूपी मध्य प्रदेश की बेल्ट के आसपास का, यहाँ पे एक गरुड़ स्तंभ बनवाया। विदेशी है लेकिन गरुड़ स्तंभ बनवा दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये लोग जो थे ना पहली बार इंडिया में, हिंद यवन लोग, ये गोल्ड कॉइन्स लेकर आए थे। इससे पहले हमारे देश में हमने कभी गोल्ड कॉइन्स सुने भी नहीं थे। हमारे देश में सिर्फ एक खानदान हुआ इससे पहले तगड़ा, जिनका नाम था मौर्य। मौर्य अमीर थे, बहुत बड़ा उनका महल था, लेकिन उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स बिल्कुल नहीं चलाए। भारत के पहले खानदान में गोल्ड के कॉइन्स का प्रचलन नहीं था। तो पहली बार हम इंडियंस ने जो गोल्ड के कॉइन देखे ना, वो हिंद यवन के हाथों में देखे इन्होंने। लेकिन इन्होंने हमारे यहाँ बहुत चलाए,
हमने, हाँ, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। तो पहला स्वर्ण मुद्रा, पहली गोल्ड का कॉइन, पहला सोने का सिक्का इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? हिंद यवन ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने भरपूर चला दी और दुनिया तक पहुंचे, नहीं। हाँ, पहला सिक्का पूछेंगे तो हिंद यवन का नाम टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिनांडर। मिनांडर, अब ये कौन है? मिनांडर, इसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, मिलिंद पन्हो। ये सब एग्जाम में पूछते हैं, मिलिंद पन्हो, मिनांडर। ये एक कैरेक्टर है हिंद यवन, कहते हैं इसकी। और हमारे इंडिया में बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बाद जो उनके धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, तो उनके शिष्य थे ना, मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था आपको, उनकी और इनकी, नागसेन थे वो कोई, उनकी और इनकी बहुत आपस में बहसबाजी हुई, प्रश्न उत्तर हुए। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे कि तुम्हारा धर्म बेहतर कैसे, बौद्ध धर्म में ऐसा क्या है। तो इन दोनों की बातों को, क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर दे रहा है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फिर आंसर, एक बुक में लिख दिया। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी। पहला, ये 2 कबीलों से आए थे, जो हिंद यवन शासक थे, ये 2 कबीलों को बिलोंग करते थे। एक में बेस नगर विदिशा में इन्होंने गरुड़ स्तंभ बनवाया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया, हमें इसके बारे में पता भी नहीं था, हमें ये कभी समझ ही नहीं थी कि गोल्ड के भी कॉइन बनते होंगे, ये पहली बार लाए। और तीसरा पॉइंट, मिनांडर या मिलिंद पनोह, मिलिंद पनोह बुक का नाम है, जिस बुक में मिनांडर, मिनांडर एक कैरेक्टर है। ये बौद्ध धर्म के किसी ज्ञाता आदमी के साथ प्रश्नोत्तर, कि भाई प्रश्न पूछ रहा है वो उत्तर दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ये 3 काम, जैसे ये क्वेश्चन आए आपको ये तीनों याद रहने, तीनों बहुत बार आते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा ये बसे नहीं यहाँ, हिंद यवन मेनली आपके अफगानिस्तान, भारत के जो ऊपर ऊपर का हिस्सा था ना, इस तक सीमित रहे। ये बहुत आपके भारत के अंदर नहीं घुसे कि बिहार तक पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन्होंने मेन अपना कामकाज बाहर की तरफ ही रखा, बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर आंतरिक हिस्सों में ये नहीं गए। कुषाण, कुषाण अभी बाद में कराऊंगी, पहले ये, क्योंकि ये छोटे ही सबसे बड़ा है। शक की बात करें, शक भी इंपॉर्टेंट है। शक ना आपके यहाँ बैक्ट्रिया एक इलाका था, जैसे ईरान की तरफ का एरिया, वहां से अफगानिस्तान होते हुए ये भारत में आए। लगभग लोग वहीं से आते थे, अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आए। और शक जब हमारे यहाँ आए ना, तो इनकी 5 शाखाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 शाखाओं में ये डिवाइड हो गए। एक शाखा इनकी रह गई अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। 2 शाखाएं इनकी हमारे यहाँ उत्तर क्षत्रप कहलाई, क्षत्रप, ये शब्द था, क्षत्रप मतलब एरिया मान लो। तो 2 शाखाएं उत्तर में और 2 शाखाएं इनकी बन गई पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। क्षत्रप एरिया को, क्षेत्र को समझ लो। तो इसका मतलब जो ये शक है, ये 5 शाखा, जैसे ऊपर वाले की 2 बताई थी ना, इसकी शक की मैंने आपको बता दी 5। 5 में से एक अफगानिस्तान, 2 हमारी उत्तरी हिस्से में रह गई, जिन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर तक्षशिला गांधार वाला इलाका, और एक इलाका अपना उसी के पास, फिर नीचे यूपी का इलाका, फिर उससे नीचे जब गए तो वो पश्चिमी क्षत्रप कहलाए। इन लोगों ने मालवा के आसपास का एरिया, जो ये एमपी की बेल्ट है, ये वाला एरिया, और एक गुजरात के आसपास का एरिया, ये। तो ये 5 शाखाओं में विभक्त थे शक। इन शकों को लोकल राजा था हमारे यहाँ कोई, उसने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लिखा, उसने हरा दिया। और उसने जब हराया ना, तो उसने फिर इनको हराने का, बस ये बहुत ताकतवर थे शक, तो इनको हराने के बाद उसने ये कहा कि भैया मैं अपना एक संवत चलाऊंगा। तो ये 57 बीसी, 57 58 लिख देते हैं, 57 58 बिफोर क्राइस्ट, यानी 0 साल आने से 57 58 साल पहले, 0 आने ही वाला था उस साल में, 57 58 साल पहले शकों को, जो विदेशी हैं, इनको, इनकी एक शाखा को हमारे लोकल राजा ने हरा दिया। और उस राजा ने अपने नाम के आगे लिखा मैं विक्रमादित्य हूँ। तो हम ये कहते हैं विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। संवत हर राजा अपने साथ ही शुरू करता था, हर तो नहीं, लेकिन जिसको लगता था मैं टिकूंगा, मैं लंबा राज करूंगा। तो हमारे यहाँ पर शक संवत, आगे जाके कुषाण चलाएगा, बाद में कुषाण बाद में आएगा, शक पहले चला देगा। और ये शक ने नहीं चलाया, विक्रमादित्य हमारा एक लोकल राजा की पदवी है, कहते हैं विक्रमादित्य नाम का राजा था, उसने शकों की एक शाखा को हराया और उसने कहा कि अब से मेरा संवत चलेगा, विक्रम संवत। तब तक 0 नहीं आया था। तो टोटल शाखाएं 5, जिनमें से एक को हरा दिया हमारे लोकल विक्रम संवत चलाने वाले राजा ने। एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी एक शाखा जो गुजरात के पास थी ना, ये बहुत चीप लोग थे। इन्होंने उस टाइम पे, गुप्तों के टाइम की बात है, ये गुप्त आने लग गए थे। रामगुप्त, आपको याद हो, काच पढ़ाया था मैंने एक, रामगुप्त बहुत काबिल नहीं था और ये उसके इलाके तक घुसने की कोशिश करने लग गए।
तो जब इन्होंने कोशिश की तो पाटलिपुत्र के आसपास था। इनकी और रामगुप्त की लड़ाई हुई, गुप्तों का एक लड़का, लेकिन वो लड़का इतना नालायक था, वो हार गया और बदले में उसने एक संधि की। उस संधि में इन शकों ने उसको कहा कि तू अपनी वाइफ को हमारे पास, जैसे था ना भाई, अपने वाइफ को हमारे पास छोड़ दे तू। किसी भी आदमी के लिए उसके घर के परिवार की बहन, माँ, बेटी, पत्नी, ये इज्जत होती है और होनी भी चाहिए। और रामगुप्त इतना नालायक राजा था, बजाय उनसे लड़ने के, लड़के मर जाता तो इतिहास में अमर हो जाता, बजाय उनसे लड़ने के उनके सामने घुटने टेके और कहा कि ठीक है, मुझे संधि मंजूर है, और अपने घर आ गया। जब ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो उसके छोटे भाई को बहुत गुस्सा आया। उसका छोटा भाई ने कहा, आपको शर्म नहीं आती कि आप इस तरह से अपनी भाभी का, अपने अपने घर की इज्जत का वहां सौदा करके आ गए, और आपका जीवित रहना इतना जरूरी था? तो इस गुस्से में दोनों भाइयों के बीच में बहस हुई। छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया। ये चंद्रगुप्त सेकेंड है जो राजा बनेगा बाकी जाके। चंद्रगुप्त सेकेंड नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी। तो दोनों भाइयों की बातचीत हुई, उसने मार दिया उसको। फिर उसने अपनी भाभी से शादी की और कहा मैं इस चीज का बदला लूंगा। तो वो शकों के इलाके में गया और उसने शकों को मार डाला, और फिर उसने वहां पे चांदी का सिक्का चलाया। शकों का दुश्मन था वो, यही शक थे वो लोग, और इन्हीं शकों को उसने, उस सिक्के को, फिर उसने कहा मैं इन शकों का दुश्मन हूं, और उसने अपने नाम के आगे लिख लिया शकारी। इसको मैं मिटा देती हूँ, शकारी, यानी शक का अरी, अरी बोलते हैं दुश्मन को। तो किसको शकारी कहा जाता है? शकारी, ये कहते हैं चंद्रगुप्त को। उसने शकों की एक शाखा का मर्डर कर दिया था, राजाओं का। तो शकों की इंपॉर्टेंस समझ में आई। 5 शाखाओं में थे। इनमें से हमारे यहाँ एक लोकल राजा ने हरा के विक्रम संवत चला दिया इन्हीं को। ये इनकी खराबी की बात बता रही हूँ। और एक राजा को हरा के, एक राजा के उसके खानदान को हरा के हमारे चंद्रगुप्त ने अपने नाम के आगे लिख लिया शकारी, और फिर चांदी का सिक्का चलाया। इन लोगों ने तो गोल्ड कॉइन चलाया था ना इंडिया में, बहुत यूज नहीं किया लेकिन इंट्रोडक्शन किया। इसने अपने नाम के आगे शकारी लिख के चांदी का सिक्का चलाया। ये थे। वापस आते हैं, अब हम शकों की बात कर रहे हैं। तो शकों की 5 शाखाएं, ठीक है। एक शक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन शक है वो? उसका नाम है रुद्र दामन। रुद्र दामन, इसका नाम अगर आपको याद आता हो, मैं एक झील कई दिनों से आपको कह रही थी बार बार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। गिरनार पहाड़, पहाड़ी के पास पड़ती है, गुजरात के इलाके में सुदर्शन झील। इस पे पहले मौर्यों के दादा और बेटे ने काम किया था। एक झील है, इस पे काम 4 लोगों ने किया, हिस्ट्री में नाम लिखा हुआ है। और हमें कैसे पता है बातें? जूनागढ़ जो गुजरात का इलाका है, वहां हमें एक अभिलेख मिला जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। ये गुजरात में पड़ेगा आज के टाइम में। अभिलेख बोलते हैं रिकॉर्ड को। ये संस्कृत भाषा में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार मैं आपको बता चुकी है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में ये एक झील बनी थी, सुदर्शन झील, इस इलाके में, जिसका निर्माण सबसे पहले कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद उसके पोते अशोक ने उसके ऊपर काम कराया, साफ करवा दी भाई, और थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करा दिया थोड़ा बहुत। उसके बाद ये जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, रुद्र दामन, ये शक राजा है, इसने काम कराया। और लास्ट काम उसके ऊपर कराया स्कंद गुप्त ने, जो गुप्तों का था। इंडिया में 2 खानदान हुए, जैसे हम अंबानी अडानी टाइप मान लो। ये दोनों पहले खानदान के और ये सेकंड खानदान का, ये गुप्तों का, ये मौर्यों के। ये आदमी बाहर का है, ये कौन से खानदान का है, यहाँ से अलग है, ये शक है। वही शक जिनके चक्कर में हमारा विक्रम संवत शुरू हुआ, वही शक जिनको हराकर शकारी नाम अपने नाम के आगे चंद्रगुप्त ने जोड़ा, और वही शक जिनको हराकर उसने चांदी का सिक्का चलाया। तो इनका एक राजा अच्छा था जिसका नाम था रुद्र दामन। इसने हमारी पुरानी झील के ऊपर काम किया। तो इस झील पर 4 लोगों ने काम किया है, पहले दादा पोते ने मौर्यों में, फिर इन विदेशियों ने, रुद्रदामन शक ने, और फिर हमारे गुप्तों के लड़के स्कंदगुप्त ने, जो अंतिम ताकतवर था। उसके बाद बने और 7-8 और बने, लेकिन वो उतने ताकतवर नहीं थे। ठीक है। तो ये जैसे ही आए आपके सामने शक, तो आपको ये 4-5 बातें याद रखनी है। अगर आया ग्रीक, तो आपको क्या याद रखना है? ग्रीक दो दो अपने यहाँ कबीलों में से आए थे। विदिशा या बेस नगर में उन्होंने गरुड़ स्तंभ के ऊपर काम किया। मिनांडर लिखा है ना मैंने, ये रहा मिनांडर। मिलिंद पन्हो, मिलिंद हम मिनांडर को कह रहे हैं। इससे क्वेश्चन आंसर्स, एक बुद्ध, महात्मा बुद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्म का एक कोई गुरुजी थे, उनके साथ इसकी खूब बातचीत हुई। तो एक किताब लिखी गई मिलिंद पन्हो, यानी मिनांडर के क्वेश्चन आंसर, मिलिंद के क्वेश्चन आंसर्स। ये 2-3 बातें बड़े काम की हैं। उसके बाद शक, शक जो थे बाहर से आए थे। कहते हैं शकों के ऊपर यूची कबीला था कोई, उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो वहां से भागते 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 हमारी तरफ आ गए। 5 शाखाओं में डिवाइड हुए। एक शाखा इनकी अफगानिस्तान रुक गई। 2 शाखाएं हमारी, 2 उत्तर भारत में आई और 2 पश्चिम में। जो उत्तर में आई वो गांधार और मथुरा वाली थी, और जो पश्चिम में आई वो ये गुजरात और मालवा के आसपास वाली थी। नासिक भी कह देते हैं वो,
उस टाइम गुजरात महाराष्ट्र एक ही था, तो नासिक की बेल्ट और एक ये वाली बेल्ट मालवा के आसपास वाली। ठीक है, अब इनमें से 3 पॉइंट क्या बने? एक तो शकारी कौन था? चंद्रगुप्त, जिसने शकों का अपना दुश्मन बताया कि भाई मैं इनका दुश्मन हूं, उनको खत्म करूंगा, चांदी का सिक्का चलाया। और एक शकों में कौन था? रुद्रदामन, जिसने वो जूनागढ़ का भी लेख लिखवाया। वहां कौन सी झील के ऊपर बातचीत हुई? सुदर्शन झील, जिसके ऊपर 4 नाम लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखा है जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अब ये ना बहुत कोई बड़े आदमी नहीं है, अगर ये इतने बड़े होते तो इनके खानदानों के नाम हमने पढ़े होते ना। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई कौन थे ये, तो एक एक नाम ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पहला कौन आया, तो इंडो ग्रीक आया। फिर कौन आया, तो हमने देखा शक यहाँ पर आया। अभी मैंने 2 ही एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद तीसरे की बात करते हैं, कुषाण। कुषाण, कुषाण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण कौन है? इनमें 2 नाम है। एक आदमी का नाम है कुजुल कडफिसेस और एक आदमी का नाम है विम कडफिसेस। विम जिससे हम बर्तन धोते हैं। और एक लड़का है इनका जो बहुत 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 इंटेलिजेंट है, जिसका नाम है कनिष्क। ये सबसे फेमस है, ये आप लोगों ने खूब सुना होगा, कनिष्क। कुजुल कडफिसेस ने हिम्मत दिखाई और इसने इंडिया तो नहीं आया, लेकिन इंडिया के पास वाले हिस्से में, जिसको आज आप अफगानिस्तान पाकिस्तान की बेल्ट मानते हैं, वहां तक था। तो इसने अपने आप को स्वतंत्र, ये यूची कबीले, ये लोग अटैक करते थे पुराने टाइम में उनके ऊपर, ये यूची कबीले के थे। इस तरह के नाम ना चीन के आसपास मिलेंगे आपको। तो कोई कबीला था यूची, उसके ये मेंबर थे। अब ये वहां से यूची कबीले वाले उठ के यहाँ आ गए अफगानिस्तान की बेल्ट में। उसके बेटे ने और हिम्मत दिखाई, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, तो भारत की तरफ बढ़ा और इसने ठीक ठाक राज किया। जब बाप और दादा, जिस लड़के के बाप और दादा ने थोड़ी थोड़ी हिम्मत दिखाई हो ना, तो उसका फायदा हमेशा लड़के को मिलता है। हमने सेम गुप्तों में पढ़ा था, श्रीगुप्त ने अपने आप को कुषाणों से स्वतंत्र कहा, उसके बेटे घटोत्कच ने 40 साल 39 साल। तो याद है चंद्रगुप्त ने कितनी हिम्मत दिखाई, उसने कहा मैं महाराजा धीराज हूं। सेम इनके साथ हुआ। इसके दादा और इसके पिताजी, पहला क आता है फिर व आता है, तो क से कुजुल, व से विम, कडफिसेस ने हिम्मत दिखाई, थोड़े थोड़े एरिया पे अपने कब्जे किए। तो उसकी हिम्मत का फायदा किसको मिला? कनिष्क, बड़ा प्रतापी राजा बना, ये बड़ा राजा। अब इसकी किस्मत देखो, ये इंडिया के बड़े हिस्से पे राज भी करेगा। और इसका अल्लाह कितना बढ़िया है कि इस टाइम पर ना एक मार्ग बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसे कहा करते थे रेशम मार्ग। इंग्लिश में इसी को बोलते थे सिल्क रूट। आप सबको पता होगा सिल्क का कपड़ा बहुत बहुत कीमती है। और सिल्क बाय चांस सामने आया था, पहले किसी को सिल्क के बारे में पता ही नहीं था। कहते हैं चीन की रानी एक शहतूत के पेड़ के नीचे बैठी, कोई चाय कॉफी टाइप की गर्म कोई पेय पदार्थ उसके हाथ में था, कप या ग्लास में, और बैठी हुई थी वो। ऊपर से बाय चांस ना 2-3 शहतूत के पत्ते पे जो कीड़े थे, शहतूत की पत्तियों पे, वो गिर गए उसकी चाय में। तो उसने ध्यान नहीं दिया, बैठी बातचीत करते हुए, गर्म था, गर्म वो कीड़े थे, तो वो उबल के, आपको पता होगा रेशम के कीड़े से ही रेशम बनता है। रेशम जो रेशमी कपड़े होते हैं बड़े कीमती होते हैं। तो उसने देखा तो वो एकदम से उसको ऐसा लगा जैसे ना फाइबर टाइप का बन गया। तो उसने दिखवाया तो बड़ा सॉफ्ट सा था हाथ लगाने में, रेशम था, प्योर रेशम। तो उसने कहा ये कैसे? तो बताया कि जी आप जहाँ बैठी है यहाँ रेशम के कीड़े, वो कीड़े शायद इसमें गिर गए इसलिए ऐसा हो गया। तो फिर उसके मन में आया कि अगर ऐसे बहुत सारे कीड़ों को हम गर्म पानी में डाल के निकालें तो वो इस तरह का फाइबर का इकट्ठा होगा। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कढ़ाई में गर्म पानी किया गया, वो कीड़े वीड़े डालेगा, जैसे तैसे किया होगा, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा बन गया। तो उसने कहा तो बहुत बढ़िया है, इसको तो कपड़े की तरह इस्तेमाल किया जाए, फाइबर टाइप का है। वहां से सिल्क का कपड़ा बनना स्टार्ट हुआ। तो इस रानी ने कहा किसी को भी ये खबर ना लगे कि ये बनता कैसे, बहुत सुंदर कपड़ा था, बहुत बढ़िया देखने में। तो फिर वहां से फिर वो रंग वंग करके 10 तरह की चीजें तो आप जानती हैं, एक कच्ची चीज हो तो फिर लोग कर ही लेते हैं। तो रानी ने कहा ये विधि बाहर नहीं जानी चाहिए, जिस चीज पे बैन होता है ना बेटा, वो आदमी जरूर करता है। ये कपड़ा बहुत डिमांड में आ गया, कितनी मुंह मांगी कीमतें मिलने लग गई। तो इसको फिर बाहर ले जाने लग गए लोग चोरी छिपे। और वो जो चोरी छिपे का रास्ता था ना, वही सिल्क रूट बना और इंडिया से होकर गुजरता था कश्मीर, क्योंकि चीन से नीचे फिर कश्मीर, फिर आगे जाते थे काला सागर, लाल सागर। और ये सुने होंगे ना आप लोगों ने, सागर है ये, छोटे छोटे सी हैं, रेड सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर। तो इन सागरों के आसपास के देशों में ये निर्यात करते थे बाहर। शुरुआत में चोरी छिपे, फिर वैसे ही बड़ा बिजनेस बन गया। तो उस बिजनेस में हम कहाँ से आए? क्योंकि इंडिया से होकर गुजरता था सिल्क रूट, रेशम मार्ग। जिसके रास्ते से होकर गुजरेगा वो पैसा तो कमाएगा ही। भैया पता है ये इलीगल काम कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ से जाना है तो मैं पैसे लूंगा। तो बहुत मोटी कमाई का साधन बन गया था कनिष्क के टाइम में ये सिल्क रूट, जो चीन से होके, भारत से होके आगे काला सागर तक, लाल सागर तक, और वहां दूर दूर तक जाता था, कैस्पियन सागर तक। ठीक है, तो कनिष्क के टाइम में रेशम मार्ग बड़ा कीमती था। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाई, शुरू में जो बनाई वो इसने बनाई पेशावर।
पेशावर मतलब पाकिस्तान, वो इसके पिताजी के भी टाइम की थी। फिर इसने आगे ना बढ़ के और हमारी यूपी तक पे कब्जा किया, मथुरा पर। मथुरा इसने अपनी राजधानी बना ली। खूब बढ़िया इसका कामकाज चला, लेकिन ये दक्षिण भारत तक नहीं गया, मतलब ऊपर की बेल्ट में रहा, कश्मीर में, फिर ये नीचे यूपी तक आ जाओ, इस बेल्ट में खूब बढ़िया पैसा कमाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सोने के सिक्के भारत में नियमित चलाए। गोल्ड कॉइन्स इंट्रोडक्शन तो हमारा उन्होंने करवा दिया था, ग्रीक वालों ने, इंडो ग्रीक ने, हिंद यवन ने, लेकिन कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से सिक्के किसके चले, तो इनके चले। और इन्होंने शुद्ध सोने के, प्योर गोल्ड के कॉइन्स चलाए। देखो कितनी बड़ी बात है, प्योर गोल्ड के कॉइन्स चलाए। सोने का पहला सिक्का का इंट्रोडक्शन हिंदी यवन का है, इंडो ग्रीक का, लेकिन सोने के सिक्के इस्तेमाल जिसने किए वो लोग हैं कुषाण वाले। और अगर पूछेंगे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड किसने इस्तेमाल किया, तो इन्होंने। लेकिन ये बहुत बड़े राजा नहीं थे, तो इनके सिक्के बहुत ज्यादा नहीं हैं। बहुत ज्यादा सिक्के आएंगे अगली पीढ़ी में, गुप्तों के, जो दूसरा ताकतवर खानदान होगा ना इंडिया का, उनके उनके सिक्के ज्यादा हैं, लेकिन उनके सिक्के पहले नहीं है। सबसे पहले हिंदी यवन लाए, उन्होंने नियम नहीं बनाया, बस हमने अच्छा ऐसा भी सिक्का होता है। फिर नियमित रूप से इस्तेमाल किए कुषाणों ने। कुषाण कौन, मेन कनिष्क। कनिष्क कहाँ से कहाँ, पेशावर से, कश्मीर के इलाके से, फिर नीचे आया मथुरा तक। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इसके टाइम में। कनिष्क जो है, इसका एक शहर पड़ता था कश्मीर में ही, कुंडलवन। इसने अपनी जेब से खर्चा करके यहाँ चौथी बौद्ध महासंगीति कराई थी। आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है बौद्ध महासंगीतियों का, एक बार दोबारा अगर स्पीड से रिवाइज करें तो बौद्ध महासंगीतियों का ट्रिक है AKAKRVPK, ये मैंने डिटेल आपको पढ़ाई हुई है। MSMV, ये कौन है, ये महासंगीतियों के अध्यक्ष हैं। ये क्या है, एके ये उस टाइम के राजा जिनके खर्चे हुए, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष अलग आदमी थे। ये क्या है, ये स्थल जहां पर हुए। और अगर वर्ष की बात करें तो जैसे ही महात्मा बुद्ध एक्सपायर हुए तुरंत से उन्होंने किया था ना, क्या था वो, 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद फिर 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, फिर 250 या 251 ईसा पूर्व में। और ये पहली बार था जब एडी में हुआ, पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी में जब ये राजा बना। जब ये राजा बना था ना, तो इसने अपना एक संवत चलाया था, कनिष्क ने। इसने कहा भाई मैं राजा बन गया, नया साल चलेगा, उसे हम कहते हैं 78 एडी में। और इसी को कहा जाता है शक संवत। शक, शक लोगों ने नहीं चलाया, शक संवत, इसको साका इरा लिख देते हैं बेटा, साका इरा। ये देखो कितने ध्यान देने की बात है, कुछ लोग टिक कराएंगे शक ने चलाया, नहीं, शाका इरा या शक संवत कनिष्क ने चलाया। उसके में बस शक ऐसे वाला लिखते हैं कनिष्क में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, कनिष्क ने चलाया है, ये शकों ने नहीं चलाया। शक तो 5 शाखाओं में थे ना, अफगानिस्तान 2 उत्तर भारत में, 2 पश्चिम भारत में, लेकिन उन्होंने संवत नहीं चलाया, इसने चलाया संवत। इसने नया साल एक तरह से अपने भाई मैं बनाऊं। इससे पहले विक्रम संवत था ना, 57-58 में उन्होंने शकों को हराया था। फिर उस लोकल राजा ने कहा था मेरा संवत चलेगा, विक्रम संवत। तो 2 संवत आपने देख लिए, एक 78 एडी, ये 0 के बाद, और एक इससे पहले 57-58 BC, उसके बाद 0 आया होगा। ये 4 सन बता दिए। अगर कहें स्थल, तो आर का मतलब राजगृह, पाटलिपुत्र की राजधानी, फिर वैशाली बच्ची की राजधानी, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन, कुंडलवन। एम का मतलब मोगल, ये था वो अपना महाकश्यप, सर्वकामीर या सर्वकामिनी, मोगलीपुत्र तिस और वसुमित्र। ये आपको अगर समझ में ना आए हो, कुछ लोग नए होंगे तो मैं बता दूं, ये मैंने पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाया हुआ है, हर चीज को समझा के, वहां से पढ़ लेना, ये सिर्फ क्विक रिवीजन कराई है। तो देखो कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध महासंगीति हुई, ये रहा। कनिष्क के टाइम में हुई, कुंडलवन में हुई, वसुमित्र मित्र इसका अध्यक्ष था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कनिष्क ने अपना एक नाम खड़ा कर लिया, मथुरा तक इसका डंका बजता था। कनिष्क ने बहुत बड़ा नाम किया भाई, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, और इसने ना मूर्तियां बहुत बनवाई महात्मा बुद्ध की। इसके टाइम में 2 शैलियां बड़ी फेमस थी मूर्तियां बनाने की, एक गांधार शैली और एक हमारे यहाँ की थी मथुरा शैली, ठीक है। अंतर क्या है, मोटा मोटा अंतर अगर देखें, जो गांधार शैली है ना, इसमें मेनली महात्मा बुद्ध के बने, लेकिन हमारी मथुरा में महात्मा बुद्ध के भी, हिंदुओं के भी, हमने जैनियों के भी, हमने सारे बनवाए। तो हमारी शैली में सब मिलेगा, गांधार में सिर्फ महात्मा बुद्ध के मिलेंगे। इसमें जो महात्मा बुद्ध की पिक्चर्स बनी ना हमारे वाले में और इसमें, इनमें कपड़ों का अंतर था। अजीब सी बात, देखो हमने महात्मा बुद्ध बनाए, लेकिन हमने उनके पीछे ना, भगवानों के पीछे एक चक्र सा नहीं बनाते, आभा मंडल बोलते हैं उसको, हमने नहीं बनाया अपने वाली शैली में। जो महात्मा बुद्ध के पीछे आभा मंडल दिखता है ना, बड़ा सा ऐसे सूर्य टाइप का चमकता हुआ, वो गांधार शैली में है। हमने कपड़ों का स्टाइल भी अलग रखा, इन्होंने अपने कपड़े रखे बहुत हल्के झीने। इनके कपड़ों में महात्मा बुद्ध की झीने, मतलब जिसमें से आर पार दिखे,
इस तरह के दिखे। लेकिन हमने भगवानों को कपड़े पहनाए ना महात्मा बुद्ध को हमारी शैली में, तो हमने तो कपड़ा मोटा पहनाया। हमने महात्मा बुद्ध की जहां तुम्हें पिक्चर मिलेगी अगर वस्त्र धारण है तो मोटा वस्त्र पहनाया। ये अंतर है। हमने जो इस्तेमाल किया वो अलग तरीके का था, है सेम ही, बस पत्थर को बनाने का तरीका अलग है। तो उनकी शैली जो थी, जो उस तरफ ज्यादा फेमस वो गांधार शैली, जो हमारी तरफ फेमस थी वो मथुरा शैली। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मूर्तियां बनी, गोल्ड कॉइन प्योरेस्ट फॉर्म में थे, गोल्ड कॉइन नियमित इस्तेमाल भी हुए, ज्यादा नहीं है क्योंकि इनका एरिया कम है। भारत के राजा होते तो ज्यादा बनाते, गुप्त बड़े राजा थे उन्होंने ज्यादा बनाए, मौर्यों के टाइम पे किसी को समझ ही नहीं थी, उन्होंने बनाए ही नहीं। तो गोल्ड कॉइन पूछे तो हमारा अच्छा एक चीज और, ये जो सबसे पहले आए थे ना हिंद यवन कॉइन, से ही मुझे याद आ गया, ये मौर्योत्तर में था, हिंद यवन मैंने लिखा था अभी, ये रहे ग्रीक। इन लोगों ने ना बेटा हमारे यहाँ शीशे के सिक्के चलाए थे, कांच के सिक्के। इंडियन में पूछेंगे तो सातवाहन, लेकिन वैसे पूछेंगे विदेशियों में तो कांच के सिक्के जो चलाए थे, कांच के, वो इन्होंने, किसने, इन लोगों ने। एक तरफ आपको सोने का सिक्का दिखा रहे हैं और एक तरफ कौन से सिक्के चला रहे हैं, कांच के सिक्के। ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुई हैं, छोटे छोटे लेवल पे हुई हैं। हमने 3 पढ़े, ग्रीक, ग्रीक से जुड़े 3-4 क्वेश्चन क्या बने, एक तो मिनांडर मिलिंद पन्हो क्वेश्चन बन सकता है, एक विदिशा बेसनगर में वो जो गरुड़ स्तंभ है वो बन सकता है, एक सोने के सिक्कों का इंट्रोडक्शन दिया, और कांच के सिक्के इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल किए। कुषाण पूछेंगे तो कनिष्क, जिसके पिताजी का नाम है विम कटफिसेस, जिसके दादा का नाम है कुजुल कटफिसेस। ये लोग कहाँ से आए थे, यूची कबीले के थे, चीन मीन के आसपास से कहीं से आ गए, और इन्होंने अफगानिस्तान के पास काम किया पिताजी ने, बेटे ने हिम्मत करके आगे बढ़ के पेशावर और मथुरा तक, और मथुरा शैली में बड़ी सी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी, ढेर मूर्तियां बनवाई इन्होंने। कुषाण के जो एक कनिष्क था, कुषाणों का लड़का, कुषाण इनका खानदान का नाम है, कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में, के इसकी किस्मत में थे, कुषाण वंश, कनिष्क इसका नाम के से, और कुंडलवन कश्मीर में इसने चौथी बौद्ध महासंगीति कराई 78 एडी में ये राजा बना, और इसने शाकाईरा स्टार्ट करवाया। तो कुषाण आए तो ये याद रखना। शक की बात करें तो 5 शाखाएं याद कर लेना। रुद्रदामन इनका अच्छा खासा लड़का था, जिसने जूनागढ़ में संस्कृत में वो अभिलेख लिखवाया था, और उसमें उसने कौन सी झील का बातचीत की, सुदर्शन झील की, जिसका ऑलरेडी हम पहले से बहुत सारी बातें जानते हैं। तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इन टॉपिक्स में ना बेटा समझना कम है, कहानियां कम है, फैक्ट्स ज्यादा है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े नामी गिरामी मौर्यों की तरह नहीं थे। मौर्यों में तो देखो कई दिन तक हमने कहानी सुनी थी। पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्यों के बाद का काल। अभी मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी, ये लोकल अपने बेटा ये देसी राजा है, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाऊंगी कल। आज हम पढ़ेंगे पहले विदेशी। विदेशियों का टाइम पीरियड जो था ना वो थोड़ा कम था। ये सातवानी सब अपने हैं, अपने लोगों ने बहुत काम किया, लोकल लोग थे ये। विदेशियों की बात, ये सब अपने वाले हैं, सब अपना है ये। विदेशियों का टॉपिक छोटा है ना, पहले वही पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे कल। ये सब विदेशी हैं। सब विदेश मतलब ये विदेशी हैं अपने। देखो ये रहा, यहाँ से आता है, ये आ गए हिंद यवन, ये आ गए बेटा हमारे, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो ये राजर्षि तो हमारे वाले हैं, राजा और ऋषि तो हम हिंदू ही तो यूज करेंगे ना, इसको छोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो ये अपने हैं सारे, ये है ना जैन वगैरह, ये सब हमारे हैं, इनको नहीं पढ़ रहे हम चेदी वंश हमारा था, हमारा इंडिया का, तो हम इसको हम तो पढ़ रहे हैं पहले विदेशी। तो हम विदेशी से शुरू करते हैं। पहला विदेशी यहीं शुरू होता है, हिंद यवन शासक। तो मौर्यों के बाद जो लोकल एरिया में जिसने देखा कि मैं राज कर सकता हूँ वो था इंडो ग्रीक राजा, इनका खानदान। देखो लिखा है इंडो मतलब हिंद, ग्रीक मतलब यवन यूनान, और शासक तो शासक होते ही हैं। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमण, इंडो ग्रीक कर लेना इसको, शासक डेमेट्रियस। अब ये राजा का नाम है, ये विदेशी, इनके नाम भी विदेशी होंगे। डेमेट्रियस राजा था ये इंडो ग्रीक राजा था। किसके बाद हिम्मत बढ़ी, मौर्यों के खात्मे के बाद। कि चलो हम दोबारा से अटैक करते हैं। तो डेमेट्रियस ने किया, उसने सिंध यानी पाकिस्तान और पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसकी राजधानी साकल थी। कहने का मतलब क्या है, इंडो ग्रीक पहले विदेशी हैं जो मौर्यों के बाद आए, राजधानी इनकी साकल या शाकल कहेंगे, और कुछ ज्यादा इनके पास था नहीं, बस यहाँ आए थे कि चलो देखते हैं, तो बाई चांस इन लोगों ने, राजा का नाम क्या था, डेमेट्रियस, इसने कोशिश की। हिंद यवन शासक का दूसरा नाम है यूक्रेटाइडीज, ये विदेशी नाम है, ने भी भारत के कुछ भागों को विजित कर इसने तक्षशिला को, उसने क्या बनाई, साकल राजधानी, इसने बनाई तक्षशिला। तक्षशिला तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर था हमारा, याद करें तक्षशिला में यूनिवर्सिटी थी हमारी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। चाणक्य नहीं थे मौर्यों के राजा के टाइम पर, पहले वो सब तो मर चुके ना अब, उनके बाद इनकी हिम्मत बढ़ी, तो इन्होंने कहा हम राज करेंगे, हमारी राजधानी तक्षशिला, और एक ने कहा मेरी साकल। तो डेमेट्रियस और दूसरे का नाम क्या है, यूक्रेटाइडीज।
डेमेट्रियस और यूक्रेट, आपको लिखना नहीं आएगा वहां कि लिखो, लेकिन एक आइडिया रखना कि अच्छा इस तरह के नाम थे हिंद यवन के। एक ने राजधानी साकल बनाई, दो खानदान बताए ना, एक ने राजधानी बताई तक्षशिला बनाई अपनी। हिंद यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मिलिंद पन्हो किताब, वो डेमेट्रियस का सेनापति था। ये जो शासक था ना, डेमेट्रियस कोई था इनके यहाँ, उसका सेनापति था। अब देखो इनके नाम तुम्हें थोड़े अलग अलग से दिख रहे होंगे, देखो डेमेट्रियस इसी का सेनापति था ये। यूक्रेटाइडीज, ये अलग अलग खानदान है, उस डेमेट्रियस का सेनापति था ये। इसने अपनी राजधानी सयालकोट या साकल, अभी तो पढ़ा हमने, दो राजधानी साकल, उसी को सयालकोट कहते हैं, साकल पुराना नाम, और एक राजधानी तक्षशिला, दोनों पाकिस्तान के इलाके हैं। भड़ौच के बाजार में उसके सिक्के चलते थे। खास बात क्या थी इनके सिक्कों में, एक तो उन्होंने सोने के सिक्के